सरकार की शक्तियाँ ईपीए केंद्र सरकार को अभूतपूर्व शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसमें वो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी उपाय कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और अपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना तथा उसे क्रियान्वित करना, मानक निर्धारण, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं, वायु, जल, मृदा की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन या निवारण के मानक निर्धारित करना, निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निम्नलिखित निर्देश जारी कर सकती है। किसी उद्योग या प्रक्रिया को बंद करने, निदेश या विनियमित करने का निर्देश, विद्युत, जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमित करने का निर्देश, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना, केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कानूनों के विश्लेषण करने के लिए कानूनी अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन, खतरनाक पदार्थों के निपटान, भंडारण, आयात तथा प्रबंधन के लिए नियम बनाना तथा उनका प्रवर्तन सुनिश्चित करना, अधिनियम के प्रावधान में प्रदूषक उत्सर्जन पर प्रतिबंध, कोई भी व्यक्ति या संगठन निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक को उत्सर्जित या निष्कासित नहीं करेगा। दंड, धारा 15 अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है। नागरिकों द्वारा शिकायत, ये अधिनियम एक विशिष्ट सुविधा प्रदान करता है। सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अलावा कोई भी नागरिक न्यायालय में शिकायत दर्ज करके अधिनियम के तहत अपराधों को रिपोर्ट कर सकता है, बजाय 60 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। उसने 60 दिन पूर्व नोटिस दिया हो। वर्तमान प्रासंगिक और समकालिक मुद्दे में EIA अधिसूचना केंद्र सरकार EPA की शक्तियों का उपयोग करके पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना जारी करती है, जो नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य करती है। इको सेंसिटिव जोन ESZ EPA के तहत ही सरकार तटीय विनियमन क्षेत्र ECRZ, इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित करती है, और जहां औद्योगिक विकास गतिविधियों को प्रबंधित या विनियमित किया जाता है। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 EPA 1986 के तहत ये कुछ छोटे और क्रियात्मक उल्लंघन को जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से अपराध मुक्त घोषित किया गया है, जहां कारावास के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाया जाता है ताकि अनुपालन को सुगम बनाया जा सके। न्यायिक सक्रियता, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT द्वारा EPA की शक्तियों का व्यापक उपयोग किया जाता है ताकि प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद और प्रदूषक से भुगतान सिद्धांत को लागू किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण प्रमुख प्रदूषण नियंत्रण निकाय में CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। CPCB भारत सरकार का सांविधिक संगठन जो पर्यावरण, वन संरक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह देश में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च तकनीकी निकाय है। स्थापना और कानूनी आधार में वर्तमान स्थापना और सितंबर 1974 में मूल अधिनियम जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 के तहत CPCB की स्थापना की गई। राज्य अन्य शक्तियों में इसे वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय की तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। CPCB के कार्य और उद्देश्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कार्य, राष्ट्रीय कार्य योजना, जल और वायु प्रदूषण निवारण, नियंत्रण, अपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्य योजना,
राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना, उसे क्रियान्वित करना, मानक निर्धारण में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAAQS और औद्योगिक उत्सर्जन या बहिर्स्राव के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक MINAS निर्धारित करना है। जल निकायों वायु की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना है। समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB की गतिविधियों का समन्वय तथा उनके बीच में विवादों को सुलझाना, SPCB की तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, डेटा और जागरूकता, जल और वायु गुणवत्ता संबंधी तकनीकी तथा सांख्यिकी डेटा एकत्रण, संकलन और प्रसारण, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। उदाहरण के लिए समीर ऐप अनुसंधान, जल और वायु प्रदूषण समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान को प्रोत्साहित और संचालित करना। निगरानी कार्यक्रम में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए देश भर में वायु गुणवत्ता की निगरानी करना। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NWQMP नदियों, झीलों, नहरों, भूजल सहित विभिन्न जल निकायों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए एक सरल संचार उपकरण प्रदान करना है। मुख्य प्रावधान और शक्तियों में सलाहकार की भूमिका, केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में किसी भी मामले पर सलाह देना, निर्देश जारी करना। धारा 18 CPCB देश में किसी भी SPCB को अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए CPCB द्वारा आवश्यक समझे जाने पर किसी मामले पर लिखित निर्देश जारी कर सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ, जल अधिनियम के तहत जलधारा या कुएं के प्रदूषण के संबंध में आपातकालीन नियंत्रण उपाय करने की शक्ति है। तकनीकी सेवाओं में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, EIA मूल्यांकन, CRZ और ESZ अधिसूचना के कार्यान्वयन। उदाहरण मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB भारत में पर्यावरण विनियमन नियंत्रण आधारशिला है। ये संबंधित राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में PCC प्रदूषण नियंत्रण समिति के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए एक अधिकृत सांविधिक निकाय है। स्थापना संबंधित राज्यों द्वारा की जाती है। कानूनी आधार जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत। अन्य कार्य में इन्हें वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी कार्य सौंपे गए हैं तथा ये CPCB के मार्गदर्शन में कार्य कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में CPCB राष्ट्रीय नीतियों निर्मित करती है, जबकि SPCB उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करता है। SPCB के प्रमुख कार्य और शक्तियों में सलाहकारी और नियोजन संबंधी कार्य, राज्य सरकार को सलाह, जल और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित किसी भी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना। कार्यक्रम योजना प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य विशिष्ट व्यापक कार्यक्रम बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना। जागरूकता विस्तार में जल वायु गुणवत्ता की रोकथाम से संबंधित जानकारी एकत्र करना। जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। उद्योग स्थापना संबंधित सलाह में किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए स्थान की उपयुक्तता पर राज्य सरकार को सलाह देना, जिसका संचालन जल या वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है। विनियामक और प्रवर्तन शक्तियों में सहमति जारी करना। किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पूर्व स्थापना समिति प्रदान करना। उद्योग के परिचालन के लिए संचालन समिति प्रदान करना। उसका नवीनीकरण करना। निरीक्षण और निगरानी में औद्योगिक इकाइयों और मल या व्यावसायिक बहिर्स्राव उपचार संयंत्रों का विनियमित निरीक्षण करना। विश्लेषण के लिए औद्योगिक और उत्सर्जन आदि के नमूने लेना। परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी करना। मानकों का अनुपालन यह सुनिश्चित करना कि उद्योग CPCB या SPCB द्वारा निर्धारित उत्सर्जन और बहिर्स्राव मानकों का अनुपालन कर रहे हैं। निर्देश देने की शक्ति धारा 33A में उल्लंघनों का है। अधिनियमों का उल्लंघन करने पर SPCB के उद्योगों में निर्देश दे सकता है। किसी औद्योगिक प्रक्रिया को बंद करने, प्रबंधित करने, विनियमित करने का निर्देश
विद्युत, जल, किसी अन्य सेवा की आपूर्ति रोकने का निर्देश। अपशिष्ट प्रबंधन में खतरनाक अपशिष्ट प्रदूषण, जैव अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने या उनका विनियमन करने। प्रमुख सूचकांक तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI, जिसे आमतौर पर AQI कहा जाता है। यह संख्यात्मक पैमाना है जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा विकसित किया गया है। ये लोगों को आसानी से समझने योग्य तरीके से वायु गुणवत्ता और उसके संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। इसे 6 अप्रैल 2015 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 2015 को AQI के घटक में शामिल प्रमुख प्रदूषक में पॉल्यूटेंट में AQI की गणना 8 प्रमुख वायु प्रदूषकों की सांद्रता को मापता है। इसमें किसी भी प्रदूषक का उच्च मान ही उस स्थान पर AQI निर्धारित करता है। प्रमुख प्रदूषक में PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3, लेड PB। AQI की श्रेणी और स्वास्थ्य पर प्रभाव में AQI 0 से 50 है तो अच्छा है। संबंधित गहरा हरा, संबंधित रंग गहरा हरा रंग, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव न्यूनतम या कोई जोखिम नहीं। AQI 51 से 100, श्रेणी संतोषजनक है। हल्का हरा, संवेदनशील लोगों को हल्की सांस लेने में परेशानी। AQI 101 से 200, मध्यम पीला रंग, फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों, बच्चों और वृद्धों को सांस लेने में परेशानी। AQI 200 से 300, खराब श्रेणी का, नारंगी रंग, अधिकांश लोगों को सांस लेने में कठिनाई, हृदय रोगियों पर गंभीर प्रभाव। AQI 300 से 400, बहुत खराब श्रेणी, लाल, श्वसन संबंधी बीमारियों, वृद्धि, लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन क्रिया पर गंभीर प्रभाव। AQI 101 से 401 से 500, गंभीर श्रेणी का, गहरा लाल। यह स्वस्थ लोगों को भी श्वसन संबंधी समस्याएं, बाह्य शारीरिक गतिविधियों से बचना। AQI की गणना प्रदूषकों की सांद्रता को न्यूनतम मान में परिवर्तन करके की जाती है। उप संकेतक में IP सबसे पहले प्रत्येक प्रदूषक की मापी गई सांद्रता को एक उप सूचकांक में परिवर्तित किया जाता है। समग्र AQI निम्नतम AQI मान सभी उप संकेतकों IP में से सबसे अधिक होता है। इसका तात्पर्य है कि यह मान उन प्रदूषकों को दर्शाता है जो उन समय वायु की गुणवत्ता में सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफर, यह प्रणाली AQI से संबंधित डेटा एकत्र करती है और उसका पूर्वानुमान भी लगाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय पहल है। ये देश में वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक रूप से समयबद्ध तरीके से निपटने के लिए दीर्घकालिक बहुपक्षीय रणनीति। इसका उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के मध्य सहयोगात्मक भागीदारी के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। NCAP में पैरामीटर में PM10 और PM2.5 की सांद्रता में कमी। आधार वर्ष 2017, प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक 20 से 30% की कमी, संशोधित लक्ष्य 2026 तक 40% की कमी। अतिरिक्त लक्ष्य में मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बेहतर वायु गुणवत्ता दिनों। AQI 200 से कम में 15% का सुधार। देश में निगरानी नेटवर्क का विस्तार। देश में प्रभावी परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क NAMP का विस्तार और विकास। प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और अपशमन के लिए प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना है। सार्वजनिक जागरूकता, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार। प्रभावी प्रबंधन, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण और कमी के लिए एक व्यापक समन एवं तथा प्रबंधन योजना सुनिश्चित करना है। लक्षित क्षेत्र में कार्यान्वयन तंत्र में लक्षित क्षेत्र या शहर में यह कार्यक्रम वर्तमान में 24 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों
के लिए 131 शहरों पर केंद्रित है। इन शहरों की पहचान मुख्य रूप से गैर प्राप्ति शहरों NAC के रूप में की गई है। NAC वे शहर हैं जो लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAQS को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर भी शामिल हैं। वे 15वें वित्त आयोग के तहत हैं। विशेष रूप से वित्त पोषित किया जाता है। कार्यान्वयन तंत्र में शहर विशिष्ट कार्य योजना प्रत्येक शहर प्रत्येक लक्षित शहर विशिष्ट प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों उदाहरण के लिए वाहन उद्योग धूल अपशिष्ट दहन निर्माण और विध्वंस के आधार पर आसानी अपनी विस्तृत कार्य योजना तैयार या तथा उसे लागू करता है। प्राणा पोर्टल पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्राण पोर्टल शुरू किया गया। यह NCAP की कार्यान्वयन प्रगति शहरों की कार्य योजनाओं की स्थिति वित्त पोषण की निगरानी करता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों को उनके वायु गुणवत्ता सुधार प्रयासों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। प्रमुख संबंध क्षेत्र में वाहन उत्सर्जन BS6 मानकों का कार्यान्वयन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV वाहन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना, औद्योगिक प्रदूषक में स्वच्छ ईंधन PNG CNG का उपयोग सुनिश्चित करना तथा उत्सर्जन मानकों को कठोरतापूर्वक लागू करना, सड़क और संरचना निर्माण गतिविधि, सड़क की कार्यान्वयन, यांत्रिक सफाई और जल छिड़काव को बढ़ावा देना, साथ ही निर्माण तथा विध्वंसक C&D अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, अपशिष्ट प्रबंधन, बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट खुले में जलाने पर रोक लगाना है। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी वैश्विक प्रयास में गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1979 के दीर्घकालिक सीमा पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन CLRTAP का एक भाग है। इसे प्राय बहु प्रभाव प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका उद्देश्य एक साथ कई पर्यावरणीय समस्याओं का निपटान करना है। पूरा नाम और अम्लीकरण सुपोषण भू स्तरीय ओजोन को कम करने के लिए प्रोटोकॉल टू abate acidification, eutrophication and ground level ozone। हस्ताक्षर 30 नवंबर 1999 को स्वीडन के गोथेनबर्ग में हस्ताक्षरित है। प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित 3 प्रमुख पर्यावरणीय खतरों को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन सीमा निर्धारित करना, अम्लीकरण में अम्लीय वर्षा को कम करना, सुपोषण में जल निकायों में पोषक तत्वों से अत्यधिक वृद्धि को रोकना है, भू स्तरीय ओजोन में हानिकारक क्षोभमंडलीय ओजोन प्रदूषण को कम करना। ये प्रोटोकॉल एक लागत प्रभावी दृष्टिकोण अपनाना है जिससे उन देशों को अधिक कटौती करने की आवश्यकता होती है जिससे उत्सर्जन से पर्यावरण की अधिक हानि होती है, जहाँ कटौती करना वित्तीय रूप से अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। शामिल प्रदूषक में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, पर्यावरणीय प्रभाव अम्लीकरण NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, अम्लीकरण सुपोषण, भूस्तरीय ओजोन VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, भूस्तरीय ओजोन NO3 अमोनिया, सुपोषण, अम्लीकरण। वर्ष 2012 में शामिल प्रदूषक संशोधन में एक अतिरिक्त प्रदूषक कणकीय पदार्थ PM2.5 को शामिल करते हैं। ब्लैक कार्बन PM10 में शामिल ब्लैक कार्बन सूक्ष्मकालिक कण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। का संशोधन शामिल प्रदूषक में संशोधन में एक अतिरिक्त प्रदूषक कणकीय पदार्थ PM2.5 को शामिल किया गया है। ब्लैक कार्बन PM2.5 में शामिल ब्लैक कार्बन सूक्ष्मकालिक कण का विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। संशोधन में
सदस्य देशों को उन स्रोतों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है जो ब्लैक कार्बन के महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि यह अल्पकालिक जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। नए लक्ष्य 2020 और उसके बाद की नई अधिक कठोर उत्सर्जन प्रतिबद्धताएं शामिल की गई हैं।